हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पहली बार व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि कौन कौन देश मिलकर जंग को रुकवाने में मध्यस्थता कर सकते हैं। दोस्तों बताएंगे, भारत का सबसे पहले नाम लिया है व्लादिमीर पुतिन ने मध्यस्थता करवाने को लेकर, जिसके बाद वाकई में भारत की साख और भी ज्यादा हाई होती नजर आई है। दोस्तों बताएंगे विस्तार से ये बड़ी खबर। तो वहीं बताएंगे मोदी को क्या दिखाने फैक्ट्री ले गए सिंगापुर के प्रधानमंत्री। हल्के में लेने की चीज नहीं है। दोस्तों बताएंगे वो छोटी चीज दिखाने ले गए प्रधानमंत्री मोदी जी को, जो पूरी दुनिया को नचा रही है। ये चीज बताएंगे दोस्तों, आखिर कहां गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनके साथ। तो वहीं मोहम्मद यूनुस ने अब खुली चेतावनी दी है, कह दिया है कि शेख हसीना भारत में हो तो चुपचाप रहो, वरना भारत के साथ रिश्ते हो जाएंगे खराब। बताएंगे दोस्तों इसका क्या हो सकता है जवाब। एक से एक बड़ी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, बस आप वीडियो का अंत तक बने रहेगा हमेशा की तरह। और निरंतर भारत देश में विकास होते हुए देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां भारत, चीन और ब्राजील हो सकते हैं मध्यस्थ देश यूक्रेन जंग के बीच शांति वार्ता को लेकर। व्लादिमीर पुतिन का सबसे बड़ा ऐलान दोस्तों, जिस पल का था इंतजार वो आ गया है सामने। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ शांति वार्ता को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के साथ रूस की संभावित शांति वार्ता में चीन, भारत और ब्राजील मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में कहा कि हालांकि हमारा प्रमुख उद्देश्य यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र को कब्जे में लेना है। रूसी सेना धीरे धीरे कुर्स्क से यूक्रेनी सेना को पीछे खदेड़ रही है। बता दें कि पुतिन का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में युद्धग्रस्त यूक्रेन और इससे पहले रूस का दौरा किया था। प्रधानमंत्री मोदी जी की ये दोनों यात्राएं काफी महत्वपूर्ण थी और वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय था। जी हाँ, पीएम मोदी जुलाई महीने में रशिया के दौरे पर गए थे। उनका ये दौरा नाटो समिट के बीच हुआ था। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन को गले लगाते पीएम मोदी की तस्वीरें काफी ज्यादा चर्चा में रही थी। उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को याद दिलाया था कि युद्ध के मैदान से शांति का रास्ता नहीं निकल सकता। यानी कि दोस्तों लगातार भारत शांति की अपील कर रहा था। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन ने भारत का नाम लेकर के ये दिखा दिया है कि वाकई में वो भारत को अपना मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब आपकी राय तो इस पर बनती है कि व्लादिमीर पुतिन ने भारत को इतना बड़ा महत्व दिया है कि शांति वार्ता में भारत तक को शामिल करने की बात कह दी है पुतिन ने। दोस्तों तो वहीं इस वीडियो को आप लोग शेयर करना मत भूलिएगा ताकि हर कोई भारत की आज पावर को समझ सके। तो वहीं आपको बता दें, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सिंगापुर के प्रधानमंत्री क्या दिखाने फैक्ट्री ले गए। हल्के में नहीं ले सकते उस चीज को। दोस्तों ये पूरी दुनिया को नचा रही है। छोटी सी चीज बता दे प्रधानमंत्री मोदी, जैसा कि आप जानते हैं सिंगापुर के दौरे पर हैं। यहाँ सिंगापुर के पीएम ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। उसके बाद दोनों देशों के बीच लंबी बातचीत हुई। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिंगापुर पीएम लॉरेंस वोंग के साथ सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का दौरा किया। दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग को लेकर समझौते हुए। प्रधानमंत्री मोदी भारत को सेमीकंडक्टर का हब बनाना चाहते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से कई कोशिशें हो रही हैं। सिंगापुर दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने सेमीकंडक्टर फैक्ट्री जाकर वहां की तकनीक, तौर तरीके आदि को समझा। सिंगापुर की AEM होल्डिंग्स सेमीकंडक्टर फैक्ट्री में पहुंचे पीएम मोदी को प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने फैक्ट्री और सेमीकंडक्टर के बारे में डिटेल से बताया। छोटी सी इस चिप के पीछे दुनिया के बड़े बड़े देश पड़े हैं। ये छोटा सा चिप भविष्य का ऑयल है जिस पर पूरी दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट टिका हुआ है। अगर ये कहें कि ये छोटा सा चिप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का दिल है तो गलत नहीं होगा। स्मार्टफोन्स, कार, डेटा सेंटर, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्ट डिवाइसेस, अप्लायंसेस, फार्मास्यूटिकल डिवाइसेस, एग्रीकल्चर डिवाइस, यहाँ तक कि ATM जैसे जरूरी प्रोडक्ट्स बिना सेमीकंडक्टर के संभव ही नहीं है। दोस्तों जिस भी डिवाइस में इलेक्ट्रॉनिक फील्ड लगा हुआ है आप समझ लीजिए वहाँ पर इसके बिना काम नहीं चलने वाला। अब ऐसे में चीन की दादागिरी को खत्म करने का जरिया ढूंढ रहा है अपना भारत। पीएम मोदी जी का ये फैक्ट्री दौरा वाकई में चाइना का आधा दिल और दिमाग तो सदमे में ही डाल दिया होगा। दोस्तों सेमीकंडक्टर चिप को नए जमाने का ऑयल माना जाता है। इस पर चीन का वर्चस्व है। चीन इसी की धौंस दुनिया भर को दिखाता रहा है, कभी पाबंदियां लगाकर तो कभी सप्लाई रोककर। इसी चिप की वजह से अमेरिका और चीन में ठनी रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका चाहकर भी चीन को नहीं छोड़ पा रहा है। पीछे भारत चिप को लेकर अपनी निर्भरता को कम करने की कोशिशों में लगा हुआ है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वाकई में भारत वो भी दिन देख लेगा जब चीन की दादागिरी को पूरी तरीके से खत्म कर चुका होगा, तो दोस्तों अपनी राय बस दीजिएगा और ऑल द बेस्ट। पीएम मोदी का नाम मत भूलिएगा और हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं, तो मेरा भारत महान जरूर कह दीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, इतना ही नहीं, सिंगापुर के कारोबारियों से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट के लिए भारत जरूर आए, काशी में निवेश करें। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के
शीर्ष कंपनियों के सीईओज से मुलाकात की और भारत में निवेश करने की अपील की। उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ये मेरा तीसरा कार्यकाल है। जो लोग भारत से परिचित हैं उन्हें पता होगा कि 60 साल बाद किसी सरकार को तीसरी बार जनादेश मिला है। इसके पीछे का कारण मेरी सरकार की नीतियों में लोगों का विश्वास है। अगर दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला कोई एविएशन सेक्टर है तो वो भारत में है। एमआरओ होना हमारी प्राथमिकता है। आपको यानी व्यवसायों को एयरपोर्ट्स के विकास में निवेश करने के लिए भारत आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बड़ी खबर बता दें, शेख हसीना भारत में हो तो चुपचाप रहो। जी हाँ, मोहम्मद यूनुस ने आखिर ये खुली हुई चेतावनी क्यों दी दोस्तों? कह दिया है कि वरना भारत के साथ रिश्ते खराब हो जाएंगे। दरअसल बांग्लादेश में 5 अगस्त को तख्ता पलट हुआ था, यानी 1 महीने इस घटना को हो चुके हैं। तभी से बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं। इस बीच अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने भारत पर निशाना साधा है और शेख हसीना को सख्त चेतावनी भी दी है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में बैठकर जिस प्रकार की राजनीति टिप्पणियां कर रही हैं वो उचित नहीं है। यूनुस ने यह भी कहा कि जब तक ढाका उनके प्रत्यर्पण का अनुरोध नहीं करता तब तक उन्हें चुपचाप रहना चाहिए ताकि दोनों देशों के बीच संबंध असहज न हो। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख यूनुस ने पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि अगर भारत हसीना को तब तक अपने पास रखना चाहता है जब तक बांग्लादेश की सरकार उन्हें वापस ना बुला ले, तो यह शर्त होगी कि उन्हें यानी हसीना को चुप रहना होगा। दोस्तों, ढाका में अपने आधिकारिक आवास पर इंटरव्यू में यूनुस ने जोर देकर कहा है कि बांग्लादेश भारत के साथ मजबूत संबंधों को महत्व देता है, लेकिन नई दिल्ली को उस विमर्श से आगे बढ़ना चाहिए जो अवामी लीग को छोड़कर शेष अन्य राजनीतिक दलों को इस्लामिक के रूप में चित्रित करता है और ये कि देश शेख हसीना के बिना अफगानिस्तान के समान हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से उन्होंने शेख हसीना को कहते कहते भारत को यह बड़ी धमकी दे दी है कि भारत से रिश्ते खराब हो जाएंगे, वाकई में मोहम्मद यूनुस के ये बयान दर्शा रहे हैं कि वो भारत समर्थित तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन भारत के जो भी दुश्मन देश है उनके साथ उनके संपर्क लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये दर्शा रहे हैं कि शेख हसीना चाहे चुप रहे चाहे ना रहे, अगर यूनुस को भारत के साथ अच्छे संबंध नहीं रखने तो वो किसी कीमत पर नहीं रखने वाले। जी हाँ, लेकिन एक चीज तो साफ है, भारत के साथ अच्छे संबंध ना रख के बांग्लादेश भारत पर कोई बहुत बड़ा संकट नहीं खड़ा करने वाले, क्योंकि भारत आज इंडिपेंडेंट देश बन चुका है। भारत को किसी के भी देश के समर्थन की जरूरत नहीं, भारत एकला चलने वाला कंट्री है। तो वहीं आपको बता दें, अमेरिका ने पाकिस्तान को दिखाई आंख। दरअसल अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान को ईरान के साथ सहयोग के खिलाफ चेतावनी दी है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पाकिस्तान की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक अहम प्रोजेक्ट है जो अमेरिकी आपत्तियों के कारण लंबे समय से अधर में लटका हुआ है। अमेरिका की नई चेतावनी अब पाकिस्तान की चिंता बढ़ाने वाली है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने अपने हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैस पाइपलाइन पर टिप्पणी की है। उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ हम अपने प्रतिबंध जारी रखेंगे, साथ ही ईरान के साथ बिजनेस डील करने वालों को उन समझौतों के संभावित असर के बारे में पता होना चाहिए। अमेरिका ने लंबे समय से प्रतिबंधों के जरिए ईरान पर दबाव बनाना जारी रखा है, जिससे ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। दोस्तों, वही बता दें, बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोन पर बांग्लादेश में लोगों की सुरक्षा पर जताई चिंता। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पिछले सप्ताह फोन पर हुई बातचीत में अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने बांग्लादेश में लोगों की सुरक्षा और वहां के लोकतांत्रिक संस्थानों के भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की। अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस ने ये जानकारी दी। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा संचार सलाहकार जॉन किर्बी ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बातचीत के दौरान बाइडेन और मोदी ने बांग्लादेश में हुए हालिया घटनाक्रम को लेकर चिंताएं व्यक्त की थी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि राष्ट्रपति यानी बाइडेन ने बांग्लादेश में लोगों की सुरक्षा तथा वहां मौजूद लोकतांत्रिक संस्थानों के भविष्य को लेकर स्पष्ट तौर पर अपनी चिंता साझा की। दोनों नेताओं के बीच 26 अगस्त को फोन पर बातचीत हुई थी और उसके बाद व्हाइट हाउस द्वारा जारी बयान में बांग्लादेश का जिक्र नहीं किया गया था। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, इजराइल दूतावास के बाहर शूटर ने बरसाई गोलियां, हड़कंप मचा, लोग चिल्लाने लगे भागो भागो। बता दें, म्यूनिख शहर में इजरायली दूतावास के बाहर एक शूटर ने कई गोलियां चला दी। इस दौरान हड़कंप मच गया। इसका एक वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें एक व्यक्ति को भागते हुए दिखाया गया है, जबकि कई गोलियों की आवाजें सुनी जा सकती हैं। इस घटना के बाद दर्जनों पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने एक संदिग्ध व्यक्ति पर गोलियां चलाई जो घायल हो गया और फिलहाल इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। म्यूनिख पुलिस ने एक्स पर लिखा है कि इस समय फ्री एनर स्ट्रेस को कैरोलिन प्लात्ज के क्षेत्र में बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। हमारे पास कई आपातकालीन कर्मचारी हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि जितना संभव हो सके इस क्षेत्र से बचें। इस ऑपरेशन के हेलीकॉप्टर से भी निगरानी की जानी चाहिए। तो वहीं बता दें दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू ने 5 महीने बाद बहुत बड़ा खुलासा किया। इजराइल जीत से बस एक ही कदम दूर। दरअसल इजराइल और हमास के बीच भीषण युद्ध जारी, आप सभी जानते ही हैं। इसी बीच अमेरिका, मिस्र और कतर की मध्यस्थता से दोनों के बीच सुलह कराई जा रही है। इस बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने विदेशी मीडिया से खुलकर बात की। उनसे पूछा गया कि 5 महीने
महीने पहले इजरायली पीएम ने कहा था कि वो जीत से सिर्फ एक कदम दूर है, लेकिन ऐसा लगता है कि देश ने अभी तक गाजा में वो लक्ष्य हासिल नहीं किया है जिसके दावे किए जाते रहे हैं। अब नेतन्याहू ने सफाई में कहा कि उनके कहने का मतलब कुछ और था। बेंजामिन नेतन्याहू से अप्रैल में किए गए उनके इस दावे के बारे में पूछा गया कि इजराइल हमास के खिलाफ जीत से बस एक कदम दूर है। 5 महीने पूरे हो जाने के बाद भी ऐसा लगता है कि देश ने वो लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया है। यहाँ तक कि इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तजाजी हनेगबी ने संभावना जताई है कि युद्ध 2025 तक जारी रहने की उम्मीद है। जी हाँ, तो वही बता दें, पाकिस्तान में सिंध की पहली महिला हिंदू पुलिस अधिकारी बनी मनीषा रोपेटा ने कह दी दिल छू लेने वाली बात। क्या कहा उन्होंने, बता दें, पाकिस्तान में सिंध पुलिस की पहली हिंदू महिला अधिकारी ने उम्मीद जताई है कि उनकी कहानी से उनके समुदाय की और लड़कियां प्रेरणा लेंगी और इस पेशे में आने का विकल्प चुनेंगी। उन्होंने कहा कि एक महिला पुलिस अधिकारी होना और वो भी अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखना शुरू में उनके लिए एक चुनौती था, लेकिन उन्हें विभिन्न अपराधों की पीड़िताओं से संवाद करने और उनकी सहायता करने में मदद मिली। उन्होंने कहा कि जब मैंने निमरा के मामले को लिया तो मैं इस पीड़ादायक घटना के बाद उसके डर को महसूस कर सकती थी। दोस्तों, निमरा वो है जिनका अपहरण किया गया था। डीएसपी रोपेटा ने कहा कि उनके साथ ही अधिकारी और सहकर्मी उनका सम्मान और उनके कार्य की सराहना करते हैं। तो वहीं आपको बता दें, कमला हैरिस को हराना चाहते हैं रूस के राष्ट्रपति। अमेरिका ने लगाया बड़ा आरोप। 10 सितंबर को होगी प्रेसिडेंशियल डिबेट। दोस्तों, अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति के चुनाव होंगे। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में कांटे की टक्कर है। वोटरों को लुभाने के लिए अमेरिका में प्रचार भी जोरों पर है, लेकिन इस समय एक खबर काफी चर्चा में है। खबरें हैं कि रूस अमेरिका के चुनाव प्रभावित करना चाहता है, वो कमला हैरिस को हराना चाहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के प्रशासन ने व्लादिमीर पुतिन पर चुनावों में हस्तक्षेप करने और प्रभावित करने का आरोप लगाया है। हालांकि रशिया ने इसे बेतुका बताया है। दरअसल इंटरनेशनल मीडिया में ऐसी खबरें छपी थी कि रूस अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को पसंदीदा उम्मीदवार मानता है। इसके बाद बाइडेन प्रशासन एक्शन में आया। खुफिया निदेशक कार्यालय के अधिकारी ने कहा कि रूस अमेरिकी चुनाव में असर डालने की कोशिश कर रहा है। क्रेमलिन से जुड़े समूह डिजिटल प्रचार प्रसार कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियां पहले भी रूस पर चुनाव में हस्तक्षेप कर गलत सूचनाएं फैलाने का आरोप लगा चुकी हैं। अमेरिका के इस आरोप के बाद रूस ने भी बयान जारी किया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के इन आरोपों को खारिज किया। तो वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी गए थे ब्रुनेई और ब्रुनेई के मस्जिद में जाने के बाद अब पाकिस्तान में क्या कह रहे हैं। पाकिस्तानी मस्जिद जाने पर आपको बता दें, पाकिस्तान की मीडिया में हमेशा बताया जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों के दुश्मन है। भारत कश्मीर में मुसलमानों के साथ जाति कर रहा है। पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में भी ऐसे ही चीजें हैं, लेकिन आज इंटरनेट का दौर है। पाकिस्तान में अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की असलियत को समझने लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के ब्रुनेई दौरे को लेकर पाकिस्तान के प्रसिद्ध यूट्यूबर सोहेब चौधरी ने आवाम से बात की है, जिसमें ये बातें निकलकर सामने आई हैं। सोहेब चौधरी से बात करते हुए पाकिस्तानी युवक आबिद अली ने कहा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी और भारत के बारे में पाकिस्तान की मीडिया में दिखाया जाता है वो सच नहीं है। आबिद ने कहा कि हाल ही में पाकिस्तान की मीडिया में बताया जा रहा था कि मोदी भारत में मस्जिदों को गिराना शुरू कर दिए हैं। आबिद ने कहा कि पाकिस्तान के लोगों को तो मालूम ही नहीं होगा कि ब्रुनेई कहाँ है और मुस्लिम देश है, जबकि भारत के साथ उस देश के अच्छे संबंध है। इसका अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि इसरो का एक सेंटर ब्रुनेई में भी है। जी हाँ, पाकिस्तानी ने कहा कि पीएम मोदी ने ब्रुनेई से एक बहुत बड़ा शांति का मैसेज भेजा है। खास करके मस्जिद देखने गए और वहाँ के इमाम से मिले, मस्जिद का इतिहास और शिल्पकला के बारे में जानकारी ली। इससे बड़ा शांति का मैसेज कोई और प्रधानमंत्री क्या ही दे पाएगा जो पीएम मोदी ने दिया। ये खुद पाकिस्तान के बोलते। दोस्तों, इस पर आपकी जो भी राय हो बताना मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें, कट्टरपंथ पर काबू है जरूरी। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश पहुंचे। पॉप फ्रांसिस ने दिया ईसाई मुस्लिम संवाद पर जोर। जी हां, पॉप फ्रांसिस ने बुधवार को दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले मुस्लिम देश इंडोनेशिया में कट्टरपंथ को रोके जाने की बात कही। 87 वर्षीय पोप ने इंडोनेशिया के राजनेताओं से धार्मिक अतिवाद से बचाव करने का आग्रह करते हुए ईसाई मुस्लिम संबंधों को बेहतर बनाने पर जोर दिया। इंडोनेशिया के नेताओं के सामने अपने भाषण में फ्रांसिस ने कहा कि कैथोलिक चर्च चरमपंथ को कम करने में मदद करने की उम्मीद में अंतर धार्मिक संवाद की दिशा में अपने प्रयासों को बढ़ाएगा। पॉप ने इंडोनेशिया के स्थानीय कैथोलिकों से भी मुलाकात की। दोस्तों, वहीं बता दें, योगी सरकार के फैसले से नाराज हुई अपर्णा यादव पहुंच गई दिल्ली। इन नेताओं से हो सकती है मुलाकात। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में महिला आयोग की उपाध्यक्ष नियुक्त की गई भारतीय जनता पार्टी की नेता अपर्णा यादव गुरुवार को दिल्ली पहुंची है। महिला आयोग में उपाध्यक्ष बनाई गई स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की पुत्र वधु अपर्णा यादव ने इस दायित्व से खुश नहीं बताई जा रही है। दावा है कि वो दिल्ली में आला नेताओं से मिलकर अपनी बात रखेंगी। अपर्णा यादव को महिला आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाने की जानकारी मंगलवार रात आधिकारिक की गई थी। इसके बाद से ही वो चुप हैं। बुधवार को दावा किया गया कि बीजेपी नेता अपने संदर्भ में किए गए फैसले से नाराज है। इसके बाद उत्तर प्रदेश बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सोमवार तक पदभार ग्रहण करेंगी। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। ऐसे में ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।